हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। बहुत सारे वीडियोस लगाकर हमने पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच को समझा है। अब हम आते हैं नेक्स्ट अप्रोच पे, जिसका नाम है पॉलिटिकल सोशियोलॉजी अप्रोच। ये फिर भी एक इजी अप्रोच है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। चीज़ें यहाँ पर बहुत आसानी से आपको समझ आ जाएंगी। तो पॉलिटिकल सोशियोलॉजी जो है ये क्या स्टडी करती है? पॉलिटिकल सोशियोलॉजी ये स्टडी करती है कि किस तरीके से सोसाइटी जो है वो बेसिकली पॉलिटिक्स के साथ मिलकर शेप करती है पूरे इन्वायरमेंट को। और ये जो इन्वायरमेंट की बात यहाँ पर हो रही है ये है सोशल इन्वायरमेंट। तो पॉलिटिकल सोशियोलॉजी क्या कर रही है? वो एक ऐसी अप्रोच है जो कहती है कि भाई सोसाइटी और पॉलिटिक्स का क्या एंगेजमेंट होता है एक दूसरे से, और सोसाइटी और पॉलिटिक्स मिलके सोशल इन्वायरमेंट को कैसे शेप करते हैं। पहली चीज। दूसरी चीज, वो ये अप्रोच जो है वो ये बताती है कि एक सोसाइटी में जो लोग हैं, जो डिफरेंट कास्ट ग्रुप्स से आते हैं, डिफरेंट क्लासेस से आते हैं, डिफरेंट रेसेस से आते हैं, डिफरेंट एथनिसिटी से आते हैं, डिफरेंट जेंडर से आते हैं, ये सारे लोग जो अलग अलग प्रकार के सेगमेंट्स ऑफ द सोसाइटी से आते हैं, कास्ट, क्लास, रेस, जेंडर्स एटसेट्रा, ये सारे लोग मिलके किस तरीके से सोसाइटी में बिहेवियर शो करते हैं। ये पॉइंट इसलिए इंपॉर्टेंट है कि पॉलिटिकल सोशियोलॉजी अप्रोच में लोगों का बिहेवियरल एस्पेक्ट पढ़ना एक इनबिल्ट फीचर है। पॉलिटिकल इकोनॉमी में जिस तरीके से हमने बात करी थी कि वो पोस्ट बिहेवियरलिज्म के ज्यादा पर्सपेक्टिव में जाता है, हमने बात करी थी कि वो एक नॉर्मेटिव फ्रेमवर्क में ज्यादा पर्सपेक्टिव में जाता है। पॉलिटिकल सोशियोलॉजी में यही फर्क है कि अगर पॉलिटिकल इकोनॉमी जो थी वो पोस्ट बिहेवियरल थी, तो यहां पर पॉलिटिकल सोशियोलॉजी जो है बिहेवियरल है। क्यों? क्योंकि पॉलिटिकल सोशियोलॉजी का ऑब्जेक्टिव है कि वो सोसाइटी के अंदर जो बिहेवियर है लोगों का, डिफरेंट कास्ट, क्लास, रेसेस, एथनिसिटी, जेंडर, इन सबको स्टडी करती है। इसके साथ साथ वो बहुत इंपॉर्टेंटली पॉलिटिकल सोशियोलॉजी ये स्टडी करती है कि एक सोसाइटी में सर्टन जो ग्रुप्स हैं, हम सर्टन ग्रुप्स को अब सर्टन सोशल ग्रुप्स भी कह सकते हैं, कि जो सर्टन सोशल ग्रुप्स हैं वो स्पेसिफिक पार्टीज को ही क्यों सपोर्ट करते हैं। तो पॉलिटिकल सोशियोलॉजी का एक बहुत इंपॉर्टेंट रेलम ऑफ अंडरस्टैंडिंग ये होता है कि एक सोसाइटी में अलग अलग प्रकार की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, स्पेसिफिक पॉलिटिकल पार्टीज को स्पेसिफिक सोशल ग्रुप्स बार बार क्यों सपोर्ट करते हैं। कुछ ऐसे सोशल ग्रुप्स जो हैं वो उस पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट क्यों नहीं करते हैं। तो पॉलिटिकल सोशियोलॉजी का ये जो इंटरप्ले है कि वो पॉलिटिकल बिहेवियर कैसे मैनिफेस्ट कर रहा है कुछ सोशल ग्रुप्स का, उसको बहुत केयरफुली यहाँ पर एनालाइज करके स्टडी करता है। इस कॉन्टेक्स्ट में ये कहना गलत नहीं होगा कि जो पॉलिटिकल सोशियोलॉजी है इट गोज बियॉन्ड फॉर्मल स्टडी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशंस। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी नहीं कर रहा है। जो पॉलिटिकल साइंस कर रहा है, पॉलिटिकल साइंस में पॉलिटिकल सोशियोलॉजी ये स्टडी कर रहा है कि किस प्रकार से जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर पॉलिटिकल आइडियाज हैं वो कैसे कम्युनिटी में, वो कैसे फैमिलीज में, वो कैसे जनरल सोसाइटी में स्प्रेड हो रहे हैं। तो पॉलिटिकल सोशियोलॉजी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन की स्टडी नहीं करता है। वो ये देखता है कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ पॉलिटिकल आइडियाज हैं तो वो कम्युनिटी तक रीच कैसे कर रहे हैं, वो फैमिलीज तक रीच कैसे कर रहे हैं, जनरल सोसाइटी में उन आइडियाज का ओवरऑल क्या पर्सपेक्टिव है, जनरल सोसाइटी में कॉन्स्टिट्यूशन के जो आइडियाज हैं उनका क्या एक्सेप्टेंस है,
उसको वो एनालाइज कर रहा है। इस रीजन से ये कहना अब यहां पर गलत नहीं होगा कि पॉलिटिकल सोशियोलॉजी स्टडीज लाइव एक्सपीरियंसेस ऑफ पीपल इन पॉलिटिक्स। अगर मैं ये पॉइंट बोलूं तो ये अब आपको क्लियर हो जाएगा प्रीसीडिंग अंडरस्टैंडिंग के साथ जो हमने डेवलप करी, कि जो लोगों का लाइव एक्सपीरियंस है पॉलिटिक्स में, कि कैसे लोग पॉलिटिक्स में इंगेज कर रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, बिहेव कर रहे हैं, आइडियाज को ऑब्जॉर्ब कर रहे हैं, आइडियाज को लेके रिएक्ट कर रहे हैं। पॉलिटिकल सोशियोलॉजी इन सारी चीजों को केयरफुली एनालाइज करके समझती है। ये पॉलिटिकल सोशियोलॉजी का सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव है। अब अगर हम बोलें कि पॉलिटिकल सोशियोलॉजी कंसेप्चुअलाइजेज पॉलिटिक्स not as a statecraft or institutional design, but as a dynamic interplay between social structures and political agency। तो ये लाइन अब आपको समझ आ रही होगी। ये लाइन जो मैंने लिखी, ये एक्चुअली जो पिछला पूरा पिछले 7-8 मिनट का डिस्कशन मैंने आपको किया, ये उसकी एक समरी है कि पॉलिटिकल सोशियोलॉजी जो है वो पॉलिटिक्स को एक स्टेटक्राफ्ट के नजरिए से नहीं देख रहा है, एक इंस्टीट्यूशनल डिजाइन के नजरिए से नहीं देख रहा है कि किस तरीके से पॉलिटिक्स में कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं और वो इंस्टीट्यूशंस क्या रोल प्ले कर रहे हैं। वो ये देख रहा है कि किस तरीके से सोशल स्ट्रक्चर्स, सोसाइटी के अंदर अलग अलग स्ट्रक्चर्स जो हैं, वो पॉलिटिकल एजेंसी यानी कि जो पॉलिटिकल अथॉरिटी, पॉलिटिकल पावर, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस हैं। पॉलिटिकल एजेंसी का क्या मतलब हुआ? पॉलिटिकल अथॉरिटी, पॉलिटिकल पावर, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, इनके साथ वो कैसे एक डायनेमिक लेवल पर इंटरप्ले, इंटरप्ले मतलब इंटरैक्ट कर रहा है। तो पॉलिटिकल सोशियोलॉजी में हम इंस्टीट्यूशनल डिजाइन नहीं पढ़ते, हम स्टेट क्राफ्ट कैसे हो रहा है नहीं पढ़ते, सोशल स्ट्रक्चर्स यानी कि सोसाइटी, सोसाइटी में अलग अलग सेगमेंट्स ऑफ पॉपुलेशन और पॉलिटिकल एजेंसी के साथ उसका क्या इंटरप्ले, इंटरैक्शन और एंगेजमेंट है, ये पॉलिटिकल सोशियोलॉजी पहली बात तो पढ़ती है। तो इस रीजन से अब ये अगर मैं कहूं कि पॉलिटिकल सोशियोलॉजी शिफ्ट्स the unit of analysis from formal political institutions to social identities, practices, power networks। ये आपको समझ आई लाइन? इट शिफ्ट्स द यूनिट ऑफ एनालिसिस फ्रॉम फॉर्मल पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, जो उसका फोकस नहीं है, टू क्या, सोशल आइडेंटिटीज, लोगों की आइडेंटिटी का रोल। पॉलिटिकल इकोनॉमी अप्रोच के लिमिटेशन में यही चीज हाईलाइट करी थी हमने, ईरान और रशिया का एग्जाम्पल देखे। सोशल प्रैक्टिसेस, कि लोग साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में बुद्धिज्म की प्रैक्टिस के कारण ग्रीडी नहीं बने। पावर नेटवर्क्स, कि पावर कैसे डिस्ट्रीब्यूट और शेयर होती है, जो हमने करी कि इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में जब कास्ट एक फैक्टर है तो वो कास्ट पावर को कैसे इन्फ्लुएंस कर रहा है। तो सोशल आइडेंटिटी, सोशल प्रैक्टिसेस, पावर नेटवर्क्स। तो पॉलिटिकल सोशियोलॉजी का पूरा फोकस क्या है? ये प्रकार के कॉम्प्लेक्स सोशल प्रोसेसेस को समझना, कॉम्प्लेक्स सोशल प्रोसेसेस को समझना। तो आई बिलीव ये अब आपको पूरा क्लियर हो गया। अब पॉलिटिकल सोशियोलॉजी की ये जो पूरी की पूरी अप्रोच है, इसमें जो पूरा का पूरा फोकस है
वो यहाँ पर सोशल आइडेंटिटी, सोशल प्रैक्टिसेस, पावर नेटवर्क्स और कॉम्प्लेक्स सोशल प्रैक्टिसेस को एग्जामिन करके थ्योरी बिल्डिंग करने का है। थ्योरी बिल्डिंग करने का है। आई बिलीव ये चीज आपको क्लियर हो गई। अब पॉलिटिकल सोशियोलॉजी में जो स्कॉलर्स इन्वॉल्व हैं उनके बारे में एक चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहला है मैक्स वेबर। मैक्स वेबर ने क्या बात बोली? मैक्स वेबर ने ये बात बोली कि पावर डज नॉट ओनली कम फ्रॉम लॉज। मैक्स वेबर के इस पॉइंट को समझिए। पावर कम्स एज पीपल फॉलो लीडर्स ड्यू टू देयर करिश्मा। मैक्स वेबर ने एक बात ये बोली कि देखो, जब हम पावर की बात करते हैं पॉलिटिक्स में या सोसाइटी में, तो हम कहते हैं कि भाई लॉ इज द बेस ऑफ पावर। कि भाई लॉ होगा, वो पावर क्रिएट करेगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि कई बार पावर सिर्फ लॉ से क्रिएट नहीं होती। कई बार लीडर्स का करिश्मा होता है। और ये करिश्मा लीडर्स का ऐसा होता है कि करिश्मेटिक लीडरशिप की वजह से कई बार आप लोगों की पावर को मानते। मैक्स वेबर का ये पॉइंट केस इन पॉइंट है आज की डेट में इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के केस में। आज नरेंद्र मोदी का ये जो कैरिस्मेटिक लीडरशिप है, कि जब लॉकडाउन के टाइम पे उन्होंने लोगों को बोला कि हम सभी को एकजुट होना है और एकजुट होके हमें एक वननेस शो करनी है कंट्री में थाली बजा के, तो उस समय क्या हुआ कि इस करिस्मेटिक लीडरशिप को लोगों ने फॉलो किया। उस समय ये कोई लॉ नहीं था। लोग अपने घरों से आए बाहर और उन्होंने सबने थाली उस टाइम पे बजाई। जब इस लीडरशिप के तहत, करिश्मा के तहत, जब उन्होंने ये बात बोली कि हमें सभी को ये चीज इंश्योर करनी है कि हम अपने घरों में पावर को कोरोना के लॉकडाउन के टाइम पे ऑफ कर दें, जिससे कि हम एक नेशनल लेवल पर यूनिटी शो कर पाए। लोगों ने ये वॉलंटरली किया बिकॉज ऑफ द करिस्मेटिक लीडरशिप। कोई लॉ उस समय नहीं था इस प्रकार का। तो पावर जो है यहाँ पर लॉ से नहीं आ रही है, करिस्मेटिक लीडरशिप से आ रही है। तो लोग करिस्मेटिक लीडरशिप को फॉलो करते हैं। मैक्स वेबर का ये सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है। इसके बाद यहाँ पर ग्राम्स्की, जिसके बारे में हम चर्चा पहले भी कर चुके हैं। ग्राम्स्की ने क्या बोला? कल्चरल हेजेमनी। इसको अब मैं दोबारा एक्सप्लेन नहीं करूंगा, काफी टाइम लगाकर अपन लोग कर चुके हैं एक्सप्लेन। कल्चरल हेजेमनी यहाँ पर इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ग्राम्स्की के हिसाब से जो सिविल सोसाइटी है, जो बेसिकली एक सोसाइटी में ऑपरेट करती है, और इस सोसाइटी में वो ऑपरेट करके जिस प्रकार से सोसाइटी को इन्फ्लुएंस करती है, वो चाहे मीडिया के थ्रू हो, एजुकेशन के थ्रू हो, कॉमन सेंस या बिलीफ्स और आइडियाज के थ्रू हो, वो चीज आज की डेट में पॉलिटिकल सोशियोलॉजी के नजरिए से एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, जो एक्सप्लेन करता है कि किस प्रकार से अगर देखा जाए तो ये कहना गलत नहीं होगा कि ग्राम्स्की एक बहुत क्रूशियल यहाँ पर थिंकर है। इसके बाद अगर हम बात करें तो लिप्सेट एंड रोकान। लिप्सेट एंड रोकान के बारे में अगर चर्चा की जाए तो ये क्या बोलते हैं? ये कहते हैं कि हमें किसी भी सोसाइटी में सोशल क्लीवेजेस ढूंढने चाहिए। क्योंकि ये जो सोशल क्लीवेजेस होते हैं, इनको अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज फोकस करती हैं फिल करने के लिए। इन्होंने कहा कि ये सोशल क्लीवेजेस ढूंढो। यहां पर ना मैं आपको दो एग्जांपल्स दूंगा। एक एग्जांपल है कि इंडिया में
जब हम इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स पढ़ेंगे, ये आपको मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा भी उस समय, कि एक प्रॉब्लम क्या थी। प्रॉब्लम ये थी कि इंडिया में जो दलित पॉलिटिक्स थी, वो पहले कांग्रेस पार्टी किया करती थी। कांग्रेस पार्टी के अंदर कुछ एक दलित लीडर्स हुआ करते थे, जो दलित इश्यूज को पार्टी के अंदर उजागर करते थे। पर दलित पॉपुलेशन पर से जो कंट्री की थी, उसको समहाउ कहीं ना कहीं ऐसा लगता था कि हमारे नीड्स जो हैं वो कांग्रेस अम्ब्रेला के अंडर सबस्यूम्ड है। उनको ये लगता था कि कांग्रेस की जो ये अम्ब्रेला है, ये अम्ब्रेला ही ऐसी है कि जिसमें कांग्रेस के नाम पे और कांग्रेस की ओवरऑल आइडियोलॉजी के अंडर हमें ऑपरेट करना पड़ेगा। तो ये जो सोसाइटी में एक सोशल क्लीवेज आया, इस क्लीवेज को कुमारी बहन मायावती ने आइडेंटिफाई किया, और मायावती ने अपनी पार्टी बनाई बहुजन समाज पार्टी। और इस वॉइड को फिल किया सिर्फ उत्तर प्रदेश में नहीं, बल्कि पैन इंडिया लेवल पर, जहां पर उत्तर प्रदेश एक डोमिनेंट फैक्टर था, कि मायावती ने इस दलित पॉपुलेशन के वॉइड को, कि उनको एक अलग अपॉर्चुनिटी अपने सोशल क्लीवेज के तहत वॉइस नहीं मिल रही थी पार्टी लेवल पर, वो चीज उन्होंने यहां पर इंश्योर करी। पर मायावती ने अपने टाइम पर सोशल इंजीनियरिंग करी, जिसके बारे में हम चर्चा इंडियन गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स में करेंगे, कि कैसे वो D+M फॉर्मूला था, कि दलित प्लस मुस्लिम प्लस ब्राह्मण, तो कैसे उन्होंने दलित मुस्लिम ब्राह्मण्स को जोड़ के सोशल इंजीनियरिंग करके पावर ऑक्यूपाई करी। और दूसरा एग्जाम्पल है यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का, जिसने 2014 से उत्तर प्रदेश में सोशल क्लीवेज थ्योरी को लिप्सेट एंड रोकान के अपनाया है। और वो अपनाया कैसे है, कि उत्तर प्रदेश में बहुत सारी जो छोटी छोटी जातियां हैं, छोटे छोटे कास्ट ग्रुप्स हैं, जो इन्फ्लुएंशियल हैं वोट बैंक के लिए, क्योंकि उनको कोई बड़ी पार्टी कभी भाव नहीं देती थी। तो वो कभी समाजवादी पार्टी के साथ या कभी वो BSP के साथ, इस प्रकार से वो वैसिलेट किया करते थे। बीजेपी ने उनको रिप्रेजेंटेटिव स्पेस देना चालू करा। अगर वो न्यूमेरिकली बहुत छोटी थी, इतनी छोटी कि वो एक कॉन्स्टिट्युएंसी में एक MLA लेवल के बंदे को इलेक्ट नहीं कर सकते, तो बीजेपी ने उस पर्टिकुलर कम्युनिटी के, उस पर्टिकुलर कास्ट ग्रुप के लोगों को लोअर लेवल के ऑफिशियल ब्यूरोक्रेटिक मशीनरी में फिक्स किया, किसी बोर्ड का, कमीशन का, किसी बॉडी का चेयरपर्सन बना दिया। तो उससे क्या हुआ कि जब उन्होंने वो पावर उस बंदे को वहां पर दी, उस बोर्ड कमीशन के अंदर, तो वो पूरी कम्युनिटी का वोट उस बंदे के साथ जुड़कर वो बीजेपी के खाते में आ गया। इस रीजन से आप देखो कि 2014 के बाद जब बीजेपी ने ये सोशल एक्सपेरिमेंटेशन किया, तो ये सोशल एक्सपेरिमेंटेशन 2014 से स्टार्ट होके इसका मैनिफेस्टेशन 2017 यूपी असेंबली पोल्स में पहली बार देखा। यही चीज फिर 2022 में भी दिखी, और यही चीज अगर आगे वो कंटिन्यू करते हैं तो 2027 में भी दिखी जाएगी। तो हो क्या रहा है, कि यहां पर सोशल क्लीवेजेस को लिप्सेट एंड रोकान कहते हैं, आइडेंटिफाई करो, पॉलिटिकल पार्टी आके उसको फिल करेगी, और पॉलिटिकल पार्टी जब वो फिल करेगी तो वो सोशल क्लीवेज भर जाएगा। फिर जब वो भर जाएगा, तो वहां पर सोशल क्लीवेज, यानी कि ये जो सोशल फॉल्ट लाइन है, ये एग्जिस्ट नहीं करेगी। फिर ये चीज लिप्सेट एंड रोकान ने यहाँ पर पूरी समझाई। इसके बाद हम बात कर चुके हैं ऑलरेडी, जिनके बारे में मैं फिर चर्चा नहीं करूंगा, बैरिंगटन मूर की, सोशल ओरिजिन्स ऑफ डेमोक्रेसी एंड डिक्टेटरशिप। तो सोशल ओरिजिन्स ऑफ डेमोक्रेसी एंड डिक्टेटरशिप में जो इन्होंने बात करी है, कि किस तरीके से जो है सोसाइटी में देखा जाए तो रेवोल्यूशन होने के बाद कुछ सोसाइटीज डेमोक्रेसी की ओर और कुछ सोसाइटीज डिक्टेटरशिप की ओर बढ़ जाती हैं। तो यहाँ पर कहने का मूल रूप से मकसद ये है कि पॉलिटिकल सोशियोलॉजी अप्रोच में, वो चाहे ग्रैम्स्की हो, वो चाहे बैरिंगटन मूर हो, वो चाहे लिप्सेट रोकान हो, या वो चाहे फॉर दैट मैटर मैक्स वेबर हो, ये सारे के सारे फोकस सिर्फ एक ही चीज पे करते हैं, कॉम्प्लेक्स सोशल इंटरप्ले। कॉम्प्लेक्स सोशल इंटरप्ले का मतलब यह है कि किस प्रकार से सोसाइटी और पॉलिटिक्स इंटरेक्ट और इंटरप्ले एक दूसरे के साथ करते हैं यहाँ पर। तो आई बिलीव कि पॉलिटिकल सोशियोलॉजी का ये वाला पॉइंट, कि ये थ्योरी क्या है और स्कॉलर्स कौन है, वो अब आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा।
मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में विद द नेक्स्ट वीडियो।